हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। ठीक है, देखते हैं क्या है। ड्रग्स यूज टू ट्रीट एलिवेटेड सिस्टोलिक एंड और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 140/90 mm of Hg is called एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एजेंट्स। ओके, hypertension is one of the common disorder left untreated results in morbidity and mortality. It is also called as silent killer. It is a chronic condition almost without symptom except for headache in some patient. okay, इसमें कुछ सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, बस कभी कभी पेशेंट को सर दर्द होने लगता है। ठीक है, हाइपरटेंशन में भी प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के होते हैं। प्राइमरी मीन्स असेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जल्दी देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है। मोस्ट कॉमन, मोर देन 95% प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। इसके कॉजेस क्या क्या है? कॉजेस नॉट नोन, अकर एट मिडल एज एंड इन एल्डरली। मिडल एज और एल्डरली पेशेंट्स में होता है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? मे बी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हेरिडिटरी कैरेक्टर हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इंक्रीज्ड सॉल्ट इनटेक, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा। अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग। डायबिटीज़, जिनको शुगर की बीमारी है। हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ गया है, प्ले अ मेजर रोल इन इंक्रीज इन एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटेड विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कैन बी कंटिन्यूड लाइफ लॉन्ग हमको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने पड़ सकते हैं। फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? लेस कॉमन, लेस देन 5%। नोन, अकर्स एट एनी एज, कोई भी एज में हो सकता है। कॉज में भी रीनल कॉज क्या होगा? अक्यूट एंड क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनीज हो सकता है। ठीक है, फिर एंडोक्राइनल कॉजेस है। कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर होता है किडनी का। प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, जहाँ थायरॉयड बढ़ गया है। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया हो सकता है, और डायबिटीज़ मेलाइटस। प्रेगनेंसी में प्री एक्लाम्शिया की वजह से हो सकता है। और ड्रग्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, एनएसएड, सडन विड्रॉल ऑफ बीटा ब्लॉकर्स अगर सडनली विड्रॉल करते हैं तो उससे भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। फर्स्ट टू ट्रीट द कॉज अलॉन्ग विद टेम्पररी यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। पहले हमको कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। फिर देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। क्या कॉम्प्लिकेशंस है? इफ हाइपरटेंशन लेफ्ट अनट्रीटेड इट में लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस विथ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। वेरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अंजाइना कॉज कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, अरिथमिया कॉज कर सकता है एंड सीएचएफ कॉज कर सकता है। फिर सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस क्या है? स्ट्रोक एंड सेरेब्रल हेमरेज कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है। ऑफ्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है एंड हेमोरेज, पैपिलेडिमा, सूजन बढ़ सकती है पैपिला में, और ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। रीनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या रहेगा? अल्ब्यूमिन रहेगा, हिमैचूरिया, ब्लड इन यूरिन, इंक्रीज ब्लड यूरिया बढ़ सकता है, रीनल फेलियर भी हो सकता है। फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कब होंगी? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, रिबाउंड हाइपरटेंशन फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ बीटा ब्लॉकर। रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है, फिर से वापस आ सकता है। अगर हम बीटा ब्लॉकर्स पहले से दे रहे थे और पेशेंट ने सडनली बंद कर दिया है तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है। और क्लोनिडिन, बीटा ब्लॉकर और क्लोनिडिन बंद करने से ऐसे हो सकता है। क्लिनिकली बीपी इज कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ BP reading, especially diastolic reading, which determine degree of severity of hypertension. माइल्ड हाइपरटेंशन हम कब बोलेंगे? डायस्टोलिक BP अप टू 104 mmHg। अगर 104 mmHg तक डायस्टोलिक BP है तो इसे माइल्ड हाइपरटेंशन बोलेंगे। मॉडरेट हाइपरटेंशन कब रहेगा? जब डायस्टोलिक BP 105 to 114 mmHg रहेगा। फिर सीवियर हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? मोर देन 115 mmHg जब रहेगा BP, उसको बोलेंगे सीवियर हाइपरटेंशन। फिर एनाटॉमिकल साइट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ BP। क्या क्या एनाटॉमिकल साइट्स है? हार्ट, आर्टेरियोस, वेन्यूज,
CNS वासोमोटर सेंटर इन मेडुला एंड हाइपोथैलेमस। किडनी में रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम विच मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मेडिएटेड थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यह सब जो है एनाटॉमिकली बीपी कंट्रोल करते हैं। फिर है ब्लड प्रेशर इज प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। क्या है ब्लड प्रेशर? प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। दैट इज बीपी इज इक्वल्स टू CO कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। सो एनी फैक्टर दैट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बीपी रिजल्टिंग हाइपरटेंशन। अगर इनमें से कोई भी अगर बढ़ता है तो उससे बीपी बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन होगा। कार्डियक आउटपुट डिटरमिन्ड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अभी स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी यूज्ड क्या है? कार्डियक आउटपुट अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड ड्यूरिंग ईच स्ट्रोक और सिस्टोल। अमाउंट ऑफ ब्लड जब सिस्टोल में पंप होता है उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। प्रीलोड और वॉल्यूम ओवरलोड। लोड ऑन हार्ट ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड reaching to left ventricle. It depends on venous return. It is due to increase in circulating volume, increase systolic BP and due to increase venous return. Systolic BP कितना है और venous return कितना है, इस पे ये डिपेंड करता है। फिर है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड इज द रेजिस्टेंस टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन, the resistance against which heart act and pumps the blood, that is contraction of arteries and arterioles causes increase in peripheral vascular resistance, increase in diastolic BP। ठीक है, कैपेसिटेंस वेसल्स क्या है? आर वेन्स एंड वेन्यूस। रेजिस्टेंस वेसल्स कौन से? आर्टरीज एंड आर्टेरियोस। कैपेसिटेंस वेसल्स होंगे वेन्स एंड वेन्यूस। रेजिस्टेंस जो करते हैं वो आर्टरीज एंड आर्टेरियोस। फिर है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या है? इंक्रीज्ड बाय वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेसल्स, डिक्रीज्ड बाय वासोडाइलेटेशन ऑफ कैपेसिटेंस वेसल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है? एस इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल। फिर सेकेंड एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट के क्या है एग्जाम्पल? लोसार्टन। थर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल्स हैं निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन। बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स उसके एग्जाम्पल्स है प्रोप्रानोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। फिर है अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, इसके एग्जाम्पल्स है प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड फेंटोलामाइन। फिर है अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, इसके एग्जाम्पल है लैबिटालॉल, कार्बिडिलॉल। और अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल्स है प्राजोसिन, टेराजोसिन, फेंटोलामाइन। ठीक है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स के एग्जाम्पल है क्लोनिडिन एंड मिथिल्डोपा। और डायूरेटिक्स थाइजाइड के हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कौन से है? फुरोसेमाइड। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है स्पारोनोलैक्टोन। वाजोडाइलेटर्स आर्टेरियोलर वाजोडाइलेटर्स कौन से है? हाइड्रोलाजिन एंड मिनॉक्सिडिल। और कंबाइंड आर्टेरियल एंड वेन्यूस दोनों पे जो डायलेटेशन करता है वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। फार्मेकोलॉजी ऑफ एस इनहिबिटर्स देखेंगे हम पहले। ठीक है, फार्मेकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। एंजियोटेंसिनोजेन प्लाज्मा अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन। ड्रग्स कौन से इनहिबिट रेनिन रिलीज, बीटा ब्लॉकर्स, ब्लॉक रेनिन एक्शन, एनालिक्रिन, एस इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल एंड एनालाप्रिल। क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 रेनिन एक्ट करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से क्या होता है? एंजियोटेंसिन 1 से
एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन फिर डिवाइड होता है इनएक्टिव फ्रैगमेंट्स और एंजियोटेंसिन 3 में। ये अमाइनो पेप्टिडेज होते हैं और इनएक्टिव फ्रैगमेंट्स क्या होता है एंजियोटेंसिनेस, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 फिर क्या करता है वासो कंस्ट्रिक्शन करता है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और फिर रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल पर जैसे काम करता है तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम करता है और अल्टीमेटली राइजिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। एस इनहिबिटर्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, thus preventing the conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2। देखो अभी ये प्रिवेंट करता है एस इनहिबिटर्स कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था वासो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था और बीपी बढ़ा रहा था, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट कर रहा था तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कर रहा था, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था और जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो इसमें जो है एस इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन 1 को ही ब्लॉक कर देंगे ताकि वो कन्वर्ट ना हो सके एंजियोटेंसिन 2 में। दिस ब्लॉक्स द टू प्रिंसिपल एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 दैट इज वासो कंस्ट्रिक्शन एंड रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन। दोनों को रोक देगा तो वो ना ही सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करेंगे, ना ही वासो कंस्ट्रिक्शन करेंगे और अल्टीमेटली बीपी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड फॉल इन ब्लड प्रेशर। एस इनहिबिटर्स ऑल्सो मेटाबोलाइजेस ब्रैडिकाइनिन। इनहिबिशन ऑफ एस इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ ब्रैडिकाइनिन, अ पोटेंट वासोडायलेटर। एस क्या करता है ब्रैडिकाइनिन को भी इनहिबिशन करता है और एस इंक्रीजेस लेवल्स ऑफ ब्रैडिकाइनिन का लेवल भी बढ़ा देता है जिससे कि वासोडायलेटर होता है। फिर देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या है ब्लड प्रेशर पे। एस इनहिबिटर लोअर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द सोडियम स्टेटस एंड द लेवल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिविटी, ठीक है। एस इनहिबिटर क्या करता है दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों कम कर देता है। इन नॉर्मोटेंसिव द फॉल इन ब्लड प्रेशर इज ओनली स्लाइट। नॉर्मोटेंसिव रहता है, ज़्यादा बीपी नहीं बढ़ता है तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा। दिस इज मोर मार्क्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डिप्लीशन। द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर इज मोस्ट मार्क्ड इन पेशेंट्स विथ रिनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। जिसको भी रिनोवास्कुलर हाइपरटेंशन है उसमें ज़्यादातर ब्लड प्रेशर फॉल होने के चांसेस रहते हैं और एस इनहिबिटर का इफेक्ट अच्छे से शो होता है। देयर इज लिटिल डायलेटेशन ऑफ कैपेसिटेंस वेसल्स, सो पोस्चरल हाइपोटेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें वेसल्स का जो डायलेटेशन है वो भी थोड़ा कम होता है, इसलिए पोस्चरल हाइपोटेंशन होने के भी चांसेस कम रहते हैं। दे कॉजेज डायलेटेशन ऑफ रीनल, cerebral एंड कोरोनरी बेड्स विथ इंक्रीज ब्लड फ्लोज टू दिस ऑर्गन्स। कोरोनरी, रीनल, सेरेब्रल और कोरोनरी के वाजो डायलेटेशन करता है जिससे कि फ्लो अच्छे होते रहे इन ऑर्गन्स को। सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज रिड्यूस्ड। एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन जो है रिड्यूस हो जाएगा। फिर है एडवर्स इफेक्ट्स। द एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ ऑल एस इनहिबिटर इज सिमिलर। एन इनिशियल शार्प fall in blood pressure may occur in patients on diuretics. In such patients, जो पेशेंट डायूरेटिक्स पे है उनमें सडनली ब्लड प्रेशर फॉल होने के चांसेस रहते हैं एस इनहिबिटर से। फिर हाइपरकैलेमिया। सीरियस हाइपरकैलेमिया इज अनकॉमन बट दिस में बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन पेशेंट्स विथ इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन एंड इन दोज टेकिंग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। हाइपरकैलेमिया वैसे तो नहीं होता है बट जो पेशेंट रीनल फेलियर है या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ले रहे हैं उनमें ये हो सकता है। ड्राई परसिस्टेंट कफ। अभी ड्राई परसिस्टेंट कफ क्यों होता है? रिक्वायर्स डिसकंटिन्यूशन ऑफ द ड्रग, सबसाइड्स विद इन 4 to 5 days।
इससे जो है एडवर्स इफेक्ट एस इनहिबिटर्स का यही है कि ये ड्राई कफ प्रोड्यूस करता है। अगर हम 4-5 दिन तक अगर मेडिसिन को जो है ड्रॉप को स्टॉप कर देते हैं तो ये भी सिम्टम चला जाएगा। अभी डिस्केसिया क्या है? रिवर्सिबल अल्टरेशन ऑफ टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट और सेंसेशन चला जाएगा। रिवर्सिबली कॉमन विथ कैप्टोप्रिल के साथ ज़्यादा कॉमन है, लेस विथ अदर एस इनहिबिटर। बाकी एस इनहिबिटर से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है टेस्ट और सेंसेशन में। फिर एंजियोइडिमा वेरी रेयर। फीटल डैमेज में क्या होगा? फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएंगी। हाइपरप्लाजिया ऑफ ऑर्गन, ओलिगोहाइड्रेमियोस होगा। न्यूनेटल रीनल फेलियर हो सकता है एंड फीटल डेथ में अकर इफ एस इनहिबिटर आर गिवन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर बाद के हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर एस इनहिबिटर देते हैं तो फीटल डेथ भी हो सकता है। फिर है हमारा एस इनहिबिटर आर टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट ऑफ बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। जहाँ जिस पेशेंट में बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है उसमें टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और यूनिलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इन अ पेशेंट विद अ सिंगल फंक्शनिंग किडनी, अगर सिंगल फंक्शनिंग किडनी है तो उसमें भी हम नहीं देंगे बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। फिर अभी देखते हैं हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ एस इनहिबिटर। क्या है क्लिनिकल यूजेस ऑफ एस इनहिबिटर? हाइपरटेंशन, एस इनहिबिटर आर इफेक्टिव इन ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन। कोई भी ग्रेड पर हाइपरटेंशन के एस इनहिबिटर यूज होता है। दे आर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। अबाउट 50% पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू मोनोथेरेपी विथ एस इनहिबिटर एंड मेजॉरिटी ऑफ द रेस्ट to their combination with beta blockers or diuretics. ACE inhibitor are indicated in patients with moderate to severe hypertension. Moderate to severe hypertensive patient में ACE inhibitor हम देंगे। Congestive cardiac failure में भी दे सकते हैं। In patients of CCF, ACE inhibitor cause both arterial and venodilatation, दोनों करता है, arterial और venodilatation। क्या करता है वो? डिक्रीज इन आफ्टर लोड एंड प्री लोड, दोनों को बचाता है, आफ्टर लोड और प्री लोड। एज अ रिजल्ट टोटल कार्डियक वर्क इज रिड्यूस्ड, इससे टोटल कार्डियक वर्क जो है बहुत कम हो जाएगा। एस इनहिबिटर आर नाउ एडवोकेटेड एज फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन ऑल पेशेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर। सभी जो हार्ट फेलियर के पेशेंट है इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस है एस इनहिबिटर्स। फिर है डायबिटिक नेफ्रोपैथी प्रोलॉन्ग थेरेपी विथ एस इनहिबिटर हैज़ बीन फाउंड टू प्रिवेंट और डिले द एंड स्टेज रीनल डिजीज इन इंसुलिन डिपेंडेंट एज वेल एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूजफुल है, ये प्रोलॉन्ग कर देता है, डिले कर देता है डिजीज को। और फिर किस में यूज़ होता है? फोर्थ यूज़ है हमारा अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ACE inhibitor should be administered to all patients within 24 hours of the onset of symptoms. If no contraindication is present, ACE inhibitor reduce IV dysfunction and slow the progression of congestive cardiac failure. तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी स्लो प्रोग्रेशन करता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बहुत ही यूजफुल है। मेरिट्स ऑफ एस इनहिबिटर्स, क्या मेरिट्स है? अभी लैक ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस। पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस नहीं होता है। रिवर्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिवर्स कर सकता है। नो रिबाउंड हाइपरटेंशन ऑन विड्रॉल, अगर बंद भी करते हैं तो रिबाउंड हाइपरटेंशन नहीं होता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स में और क्लोनिडिन में होता है। ठीक है। सेफ इन अस्थमेटिक्स पेशेंट में दे सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट में दे सकते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज पेशेंट्स में भी हम इसे सेफली दे सकते हैं। रीनल ब्लड फ्लो इज़ वेल मेंटेन्ड, रीनल ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। नो हाइपरयूरिसेमिया भी नहीं होता है। नो डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल, प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल में भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। मिनिमम वर्जनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स, बस बहुत ही कम
जो है वर्जनिंग होता है, लाइफ थ्रेटनिंग, इसलिए इसके काफ़ी सारे यूजेस है। अभी डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ एसी इनहिबिटर्स, एडवर्स इफेक्ट्स लाइक ड्राई परसिस्टेंट कफ हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है, रेयरली एंजियोइडिमा। इनिशियल शार्प फॉल इन ब्लड प्रेशर अकर्स स्पेशल इन डायरेटिक ट्रीटेड एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स। नॉट सेफ फॉर यूज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे सेफ नहीं है। प्रोड्यूस टेरेटोजेनिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज करता है। फिर ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर, बहुत ही स्लो एक्शन है एक्सेप्ट फॉर कैप्टोप्रिल। अभी कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल में। कैप्टोप्रिल जो है वो एक्टिव ड्रग है और एनालाप्रिल जो है प्रो ड्रग है। कैप्टोप्रिल फूड रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन और एनालाप्रिल में क्या है, एब्जॉर्प्शन नॉट अफेक्टेड बाय फूड। तो ये हम खाने के साथ भी दे सकते हैं और कैप्टोप्रिल जो है खाने के साथ नहीं दे सकते। हाइपोटेंशन एंड रीनल इनसफिशिएंसी मोर कॉमन, कैप्टोप्रिल में हाइपोटेंशन और रीनल इनसफिशिएंसी कॉमन है और एनालाप्रिल में लेस कॉमन है। फिर कैप्टोप्रिल लेस पोटेंट है, डोज है इसका 12.5 mg BD और एनालाप्रिल जो है मोर पोटेंट है और इसका डोज है 2.5 to 5 mg पर डे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा हाइपरटेंसिव एजेंट्स और एस इनहिबिटर्स के बारे में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।